अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान महाज़ाराई उरूज पर पहुंच चुकी है। वजीर रेलवे आज़म सवाती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जाती हमला करते हुए उन्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का रफीक खास करार दे दिया है। साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह तकर्री कैसे हुई, सीगा राज में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हमें पता था बड़े मियाँ उसके जेब की आप गड़ी हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। रोको अगर रोक सकते हो, कानून इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट हम आपको बना के देंगे खुदा के फजल से चंद दिन में। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, फिर मैं आपको एक बार दिलाता हूं कि हारता वो है जो हार मानता है। आजम सवाती चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि हारता वो है जो हार मानता है, रोक सको तो रोक लो, हम कानून पास करा कर रहेंगे। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया जा रहा है, जबकि हुकूमती वज़रा नोटिस मिलने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की किरदार कुशी में मसरूफ है। इस हवाले से हुकूमती वज़रा की क्या तर्ज अमल है, क्या राय है, जरा वो आपके सामने रखता है। उनका कंडक्ट रहा है उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में जो डाटा था उसको उससे गायब कर दिया गया। फैसला कर चुके थे कि हमने ईवीएम के खिलाफ रिपोर्ट देनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। ये एक्चुअली 2009 से हमने की, फिर 2018 के इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई जिसमें कि आई वोटिंग की बात हुई, उसमें ये कहा गया कि 3 महीने कम टाइम है। हमारे लीडर की कमिटमेंट ये बताती है कि हमने इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हर आने वाले दिन में एक नया तनाज़ा सर उठा रहा है। सवाल यह है कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बज़िद क्यों है? क्या ऑपोजिशन जमातें ही इंतखाबी इस्लाहात के खिलाफ हैं? ऑपोजिशन को इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एतराज़ात क्यों है? हुकूमत इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने पर क्यों मुसर दिखाई दे रही है? हुकूमत इदारों से तसादुम की राह क्यों इख्तियार कर रही है? हुकूमत असम्बली के मुश्तरका इजलास से इंतखाबी इस्लाहात बिल मंजूर कराना चाहती है। बिल की मंजूरी के सियासत पर क्या असरात होंगे? इसकी इंप्लीकेशंस आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहा है? तसादुम के रास्ते का फायदा किसे होगा और नुकसान कौन उठाएगा? समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार मिलने से कौन ज्यादा फायदा उठाएगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का रास्ता रोकेगी या धांधली मशीन बनकर रह जाएगी? सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज एक ट्वीट के जरिए फिलिपीन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वोटर्स के एतमाद का जरिया करार दिया है, जबकि हुकूमती वज़रा ने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कामयाबी में फिलिपीन की मिसाल दी है। इस हवाले से फिलिपीन कैसे एग्जाम्पल बन गया है, जरा वो भी आपको दिखाता है। 11 मिलियन की आबादी है फिलिपाइन की। 3 इलेक्शंस में वो 100% चले गए हैं मशीन पे। पहले इलेक्शन में उनके यहाँ 100 इलेक्शन पिटीशंस फाइल हुई थी। 2010 में चंद घंटों में नतीजा आ गया। 75% लोगों ने कहा इंतखाबात दुरुस्त हुए। 2007 में कहा था 35% ने। अगले जो ईवीएम के इंतखाबात आए 2019 में आए, चंद घंटों में नतीज आ गए। 89% लोगों ने इलेक्शन का नतीजा कबूल किया। अब हुकूमत फिलीपींस की एग्जाम्पल दे रही है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए पुरएतमाद दिखाई देती है। फिलीपींस के निज़ाम को अवाम के सामने मिसाल के लिए पेश किया जा रहा है। सवाल यह है कि फिलीपीन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों कामयाब है? 3 बार मार्शल लॉ का सामना करने वाला और बदउनवानी में बदनाम मुल्क पाकिस्तान के लिए कैसे मिसाल बन सकता है? फिलीपीन में इलेक्शन कमीशन ने खुदकार इलेक्शन कराने की तजवीज़ 1993 में दी थी, जिसके बाद इस मशीन पर कई तजर्बात किए गए थे, जिनमें से कई नाकाम भी हुए थे। इस पर बेहतरी के लिए इकदाम किए गए। मुसलसल 17 बरस तक तजर्बात के बाद 2010 में पहली मरतबा खुदकार यानी ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत इंतखाबात कराए गए, जबकि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली मरतबा नवंबर 2020 में 2023 के आम इंतखाबात मुमकिना तौर पर ईवीएम्स के जरिए यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने का ऐलान किया। इस दौरान मुतादिद ज़िमनी इंतखाबात और कैंटोनमेंट इलेक्शंस में तजर्बात का मौका आया, लेकिन हुकूमत ने कोई तजर्बा नहीं किया। अब आम इंतखाबात बगैर तजर्बे के कराने से इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए फिलीपींस की मिसालें तो देती है, मगर सवाल यह है कि फिलीपींस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम कैसे करती है। वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन है। यह समझने की जरूरत है कि वहां पर ईवीएम नहीं बल्कि ईसीएम है। 2013 में
नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस में ईवीएम्स के इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि फिलीपीन में इलेक्शंस में काउंट ऑप्टिकल स्कैन यानी वोटों को गिनने के लिए मशीन इस्तेमाल हुई। इस काउंट ऑप्टिकल स्कैन मशीन के तहत बैलेट पेपर पेन से अपनी पसंद के उम्मीदवार के निशान पर मार्क किया जाता है। बाद इसी बैलेट पेपर को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और मशीन खुदकार तरीके के साथ इसकी शनाख्त करती है, इसको रीड करती है। हुकूमती वज़रा के लिए फिलीपीन ही में होने वाली एक तहकीक पेश करते हैं। सरकारी और इलेक्शन कमीशन के सर्वेस के बरक्स जमहूरियत की निगरानी करने वाले आलमी इदारों, गैर जानिबदार सहाफ़ियों ने इस निज़ाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एशिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन जाली वोट पोल करने का जरिया है, जिसमें जाली वोट भी शनाख्त किए जा सकते हैं। मशीन आम स्याही से लगाए गए निशानात को भी शनाख्त कर लेती है। मशीन के जरिए वोट बर वक्त गिने जा सकते हैं, लेकिन नताइज में रद्दोबदल भी मुमकिन है। इस वक्त दुनिया के 31 नुमाया ममालिक, जिनमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम, अल्बानिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, नामीबिया, नीदरलैंड, नॉर्वे और पेरू है। यहाँ हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी इन ममालिक में शामिल है। इनमें से 3 ममालिक जर्मनी, नीदरलैंड और पैराग्वे ने सिस्टम को रोककर दोबारा रिवायती बैलेटिंग की तरफ जाना पसंद किया। पाकिस्तान, जहां हर बार नई आने वाली जमात कामयाब जमात पर इल्जाम तराशी करती है, जहां आरटीएस सिस्टम एन वक्त पर बैठ जाता है, जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं, जहां 35 पंक्चर्स का एक इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काबिल अमल हो सकती है? हुकूमत के लिए इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ज्यादा अहम और जरूरी हदफ समंदर पार पाकिस्तानियों को पोस्टल बैलेट का हक देना है। हुकूमत को यकीन है कि वो समंदर पार पाकिस्तानियों के वोटों के जरिए आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकती है। हुकूमत के इस यकीन के बारे में जियो न्यूज के सीनियर सहाफी जाहिद गशकोरी की एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें उन्होंने ओवरसीज वोटर्स के रुझान के बारे में हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सख्त मुकाबले वाले 20 हलकों में ओवरसीज वोटर्स का रुझान ज्यादा है। इन हलकों में 27 लाख ओवरसीज वोटर्स हैं। ये वोटर बहुत से हलकों में किसी खास पार्टी के हक में इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। कई हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मामूली थिन मेजॉरिटी से शिकस्त हुई थी, जिनमें लाहौर है, कराची है, सियालकोट और रावलपिंडी के हल्के भी शामिल है। बारकैफ हुकूमत इस पर मुसर क्यों है और आज जो इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के ऊपर हदफ तनकीद हो रहा है, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करने पड़े, लेकिन नोटिस जारी करने के बावजूद आज जिस तरह वज़रा ने तनकीद किया, खासतौर पर आज़म सवाती साहब ने तनकीद के नश्तर बरसाए, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या आप आईनी इदारे के साथ तसादुम चाहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्लैरिफिकेशन की जाए। देखें, 1970 के बाद तो कभी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए। ये PMLN भी मानती है, पीपल्स पार्टी भी मानती है। और जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए उसके बावजूद ये खुद कहते हैं कि इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने 2019 से लेकर 2023 का अपना खुद स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया हुआ है। वो पोस्ट किया हुआ है वेबसाइट पे, जिसपे उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि उन्होंने 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स टेस्ट करके उनको पास करके बाई इलेक्शंस में यूज करना है। तो मुझे पहली बात बताएं कि खुद लिख के, खुद प्रॉमिस करके, खुद कह के अगर वो नहीं कर रहे तो फिर वो ऑपोजिशन का बयानिया दे रहे हैं या वो अपना बयानिया दे रहे हैं? अंदलीब साहब देखिए ना कि ना तो बाय इलेक्शंस के अंदर ईवीएम जैसी टेस्टिंग हुई है, ना ही कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के अंदर हुआ। बगैर किसी बग टेस्ट के ईवीएम को कैसे आम इंतखाबात 2023 के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है? बड़ा सादा सा सवाल है। 2020 में अक्टूबर में ये बिल पेश किया, हमने नेशनल असेंबली में डिबेट की, हमने ये वहाँ भिजवाया, फिर अपने लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी दिखवाई। अगर अब 10 महीने हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने, यही तो इलेक्शन कमीशन का काम है भाई, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन कैसे करवाने हैं। ये तो जी अंदलीब साहब, इलेक्शन कमीशन यही तो कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, हुकूमत का काम नहीं है इलेक्शन कराना, इसलिए इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दीजिए। ये एग्जैक्टली तो अगर इलेक्शन कमीशन का काम था और उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक लिखा हुआ था कि उनको इससे मतलब 9 महीने पहले इस पे टेस्टिंग कर लेनी चाहिए थी, मुझे बताएं कि टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे? देखिए ना, ये तो इलेक्शन कमीशन बेहतर तौर पर समझता है कि राह में रुकावट क्या है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज जो आज़म सवाती साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि इलेक्शन कमिश्नर को लगाए इसलिए था कि वो ईवीएम मुतारिफ कराएंगे 2023 के इंतखाबात के अंदर। तो क्या इस हवाले से उनके साथ को बात हुई थी हुकूमत की कि आपको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसलिए लगा रहे हैं कि आप ईवीएम लेकर आएंगे?
नहीं, अगर आप देखें 2017 का इलेक्टोरल एक्ट, उसके अंदर पूरा क्लॉज है कि जी हमने इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस और अगले इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑब्लिक बायोमेट्रिक टेस्टिंग के जरिए कराएगा। तो ये लाजिम था, जिसकी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने 2019 से लेकर 2023 का जो अपना बनाया स्ट्रेटेजिक प्लान, उस पर 2020-2021 में डाला कि जी हम जज होंगे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए बाय इलेक्शंस कराए कि नहीं। ये इसका मतलब है ये फेल, अगर फेल हो गए हैं और नहीं करा रहे जबकि इन्होंने खुद प्रॉमिस किया था कि कराना है, तो क्या ये ऑपोजिशन के प्रेशर के साथ मिलकर कर रहे हैं? नहीं अंदलीब साहब देखिए, ये तो इल्जाम है ना इलेक्शन कमीशन पे। ये तो आजम सवाती साहब ने आज भी कहा कि आप बड़े मियां के हाथ की घड़ी और छोटे मियां की छड़ी बने हुए हैं। मतलब ये कहना तो बराह रास्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, तो आपको नहीं लगता कि आईनी इदारे के सरबराह के अगेंस्ट आप खुलेआम इस तरह के इल्जाम लगाएंगे और फिर वो सबूत मांगते हैं? अपने वर्क प्लान में कमिटमेंट की साइन किया इलेक्शन कमिश्नर ने, वेबसाइट पे डाला कि मैं इस फॉर्म से हाजिर नाजिर होके कहता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 2021 दिसंबर तक बिल्कुल देखिए अंदलीब साहब, आप बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो हुकूमत भी ड्राफ्ट कर लेती है। वो बताती है कि हम इस साल ये करने जा रहे हैं, हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, लेकिन बहुत सारी रुकावटें होती है ना अंदलीब साहब। आप थिंग्स डजंट गो इन फ्लो। मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन बेहतर तौर पर समझता है। तो आप हमें सवाल नहीं करते उस पर? अगर आप हमें सवाल करते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को सवाल करें कि सर आपने ये प्लान लिख के दिया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, खुद लिख के दिया हुआ है, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मशीन 2012 का ऑर्डर है, आई वोटिंग का ऑर्डर है, और उन्होंने लिखा है मे इलेक्शन कमीशन, साथ लिखा है मे शुड बी कंसिडर्ड एज शैल। मुझे बताइए ना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात के अंदर धांधली रोक सकती है, हुकूमत को इस बात का यकीन कैसे है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खुद एतराज़ात हैं, 37 ऑब्जेक्शंस उन्होंने जमा कराए हैं, ऑपोजिशन एतराज़ कर रही है। ऑब्वियसली कुछ भी होता है वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद होता है, कंसेंसस के साथ होता है, लेकिन इस पे तो कहीं बात में इत्तफाक राय नहीं। आपने वो 9 चीजें देखी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं हो सकती, और मेरा ख्याल है इनको यही मसला है। पहली बात तो यह है कि अजाफी वोट नहीं दे सकते, दूसरी बात यह है कि ठप्पे नहीं लग सकते, तीसरा बात यह है बैलेट बॉक्स नहीं भरे जा सकते, चौथी बात यह है कि फॉर्म 45 के ऊपर हाथ से लिख के रिजल्ट नहीं चेंज हो सकता, और पांचवी बात यह है कि रिजल्ट 5 बजे ही आ जाएगा। वो जो 3 लेकिन ये देखे ना कि वोटर जो है वो आइडेंटिफाइबल होगा कि वोट किसने किसको कास्ट किया है। फिर ऑब्वियसली उसका सोर्स कोड देने से हुकूमत एतराज कर रही है, फिर सोर्स कोड दे दीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन मांगता है, ऑपोजिशन मांगती है, सोर्स कोड दे दे मशीन का। ये कौन कह रहा है आपको? देखिए ये सभी कह रहे हैं, शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि सोर्स कोड नहीं देना चाहते, जिनकी मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन ईवीएम बनाई है। कि आप जिस तरह हमसे सवाल करते हैं कि जी आप इतने घर और इतने ये, जब इलेक्शन कमीशन अपना प्लान पूरा नहीं कर रहा और अपनी बात से फिर रहा है, आप उनसे सवाल करें। देखिए एक लेंथी एक्सरसाइज तो है ना अंदलीब अब्बास साहिबा। देखिए आपके तकरीबन अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशन हैं और हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 4 पोलिंग बूथ हैं, तकरीबन 4 लाख पोलिंग बूथ के ऊपर 4 लाख ईवीएम्स आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, तकरीबन 50-60 अरब रुपए का खर्चा है। क्या हुकूमत मुतहम्मिल हो सकती है? तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को पूछें कि आपने अपने प्लान में 2021 तक उसकी सारी टेस्टिंग वो कैसे लिखती? आपके पास कोई फाइनेंशियल फीजिबिलिटी थी? आपके पास कोई टेक्नोलॉजी थी? आप क्यों गलत बातें लिखते हैं? देखिए ये फिर आप बात मानती है ना कि टेस्टिंग नहीं हुई, कोई बग टेस्ट नहीं हुआ, किसी जगह पे आपने कोई पायलट रन नहीं किया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था तो वो भी पायलट रन का था कि सबसे पहले आप इसको पायलट स्केल के ऊपर चेक कर लीजिए। ये तो नहीं था कि आप जनरल इलेक्शंस के अंदर आप इसको ट्राई करें। ट्राई तो नहीं किया जा सकता आप इंतखाबात के अंदर। आप इलेक्शन कमीशन से सवाल क्यों नहीं करते कि 10 महीने हो गए हैं, आपने इसको क्यों नहीं टेस्ट किया? देखिए आप इस बात से तो एग्री करती है ना कि अगर टेस्ट नहीं हुआ तो खुदा ना खास्ता फेलियर हो सकता है, जैसे आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है, ईवीएम भी बैठ सकती है। तो आप कहें उनको, आप कहें कि आप अपनी बात से फिर गए हैं। जैसे देखिए ये तो आपको कहना चाहिए ना, ये तो हुकूमत को लिख कर देना चाहिए। ये तो वाले 2 साल पड़े, अगले बाई इलेक्शन उस पे करवा लें। जी ये तो बहुत मुनासिब बात है जो आप कर रही हैं, और मेरा ख्याल हुकूमत को कहना चाहिए इलेक्शन कमीशन को नेक्स्ट बाई इलेक्शन उस पे करा ले, जैसे भी ये पायलट टेस्ट तो हो।
क्या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा है कि अब के बाद 2 साल सिर्फ कुछ नहीं होना और सिर्फ जनरल इलेक्शन में हमने यूज करना है? देखिए अभी तक तो यही बात आ रही है, आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामान के ज्वाइंट सेशन के अंदर भी हम इसको करा लेंगे और उसके बाद जो है अगला इलेक्शन आम इंतखाबात 2023 होंगे ही ईवीएम के जरिए से। हुकूमत तो इसके ऊपर बहुत रिजिड स्टांस लिए हुए है। जिस तरह इन्होंने कहा हुआ है, खुद प्लान किया हुआ है, हम तो चाह रहे थे कि 3 साल बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे हो, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ही नहीं मान रहा और वो वही बात कर रहा है जो ऑपोजिशन कर रही है, तो हम क्या करें? तो हम हमला कर, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, इन्होंने नून लीग ने किया था, वो करें जी। वो अपना काम नहीं इलेक्शन कमीशन, तो हम क्या करें? मीडिया का काम है कि जिस तरह आप हमें सवाल करते हैं आप उनको भी बुला के सवाल करें। देखिए आपने पिटीशन की, मैं बिल्कुल ऑपोजिशन से भी पूछता हूं ये सवाल, लेकिन पिटीशन आपने की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट वो मुनासिब फोरम नहीं था। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट ऑब्वियसली जुडिशल कमीशन से राब्ता करना चाहिए, क्या आप वो करेंगे? हम तो इस तरह के काम नहीं करते। हम तो कह रहे हैं ये इनका प्लान था, इन्होंने प्रॉमिस किया था, इन्होंने नहीं किया, अब ये वो बातें कर रहे हैं जो अपोजिशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, आज आजम सवाती साहब ने ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बल्कि ऑपोजिशन की बैकिंग होने का भी इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमिश्नर असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बोली बोल रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इतनी ढिठाई से ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हरदसाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। ये समझते हैं कि आम 22 करोड़ लोगों में इनकी इज्जत आनी जानी कोई बात नहीं, आदमी को ढीठ होना चाहिए। तो इनका ये फॉर्मूला है कि इज्जत आनी जानी चीज़ है, आदमी को ढीठ होना चाहिए। आप इलेक्शन कमिश्नर भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी भी पाकिस्तान में आईनी इदारा इम्पॉर्टेंट है। इस इलेक्शन कमीशन को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट नहीं किया। इस इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब के टेन्योर में हमसे कंसेंट मांगा गया, हमने कंसेंट दिया, अपॉइंट आपने किया है। वो कहते हैं ये तो नाम फॉरवर्ड हुआ था आपकी तरफ से, ये नाम तो आपने तजवीज़ किया था। वो कहते हैं असल में आज आजम सवाती साहब ने बताया कि किस तरह अपॉइंट हुए ये हम बताना भी नहीं चाहते, इसके पीछे एक स्टोरी है, और असल में ये नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया था। देखिए, आदम सवाती साहब के बारे में अगर आप सीरियस हैं तो मुझे अफसोस हो रहा है, ये वही आदम सवाती साहब हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस नोट लिया, सो मोटो लिया, इंक्वायरी हुई कि किस तरह से उन्होंने, जो आदमी अपने पड़ोस में गरीब को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो एक आईनी इदारे के चेयरमैन को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आईने पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को जो भी पावर्स दिए हुए, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि उन्होंने बड़ा लीनियंट व्यू लिया हुआ है मौजूदा हुकूमत के लोगों के साथ। मसलन आज तक वो जो 10 लोग गायब हुए थे सियालकोट में धुंध में, उसके बारे में फैसला आना चाहिए, लोगों को टास्क पे लेना चाहिए, लोग पनिश होने चाहिए। नंबर 2, 3.5 साल से जनाब फैसल वाडा साहब एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, वो सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो, जो भी हो, उनकी ड्यूअल नेशनलिटी का मामला आज भी, ड्यूअल नेशनलिटी का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। जी बिल्कुल निहाल साहब, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस भी है, अब ठीक है, लेकिन बात यह है कि 2012 का सुप्रीम कोर्ट, जी बिल्कुल ठीक है, 2012 का सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ऑब्वियसली ईवीएम को इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉरेन फंडिंग केस से ज्यादा इसलिए कि हमारी सॉवरेनिटी दांव पे लग जाती है जब इसमें इंडियन एंड इजरायली डोनर्स हैं। कल को हमें ऐसा भी महसूस हो सकता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के जो वोट के ईवीएम लाना चाहते हैं, इसमें मे बी पॉसिबल कि वही फंडिंग जिन्होंने किया हो, जो इजरायली हो, जो इंडियन जो वोटर ना बना दे ये लोग। ये जिस तरह से स्टेट बैंक को इन्होंने IMF को नहीं, वो तो ये कहते हैं कि जिस वक्त आप ये बात करते हैं, आप उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी इसके हक के ऊपर डाका मारते हैं, उनका भी हक है कि वो वोट कास्ट कर सके, उनके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालें, उनकी अपनी, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, एक एशिया पैसिफिक हो, एक एशिया हो, मगर उस आदमी को कुछ नहीं पता जो फ्रांस में रह रहा हो या कनाडा में रह रहा हो कि मलीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी या DHA की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या इश्यूज है। ही लिव्स समवेयर इन कनाडा, सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ पाकिस्तान
इश्यूज एंड पाकिस्तान लेकिन आईने पाकिस्तान के मुताबिक तो उसको हक हासिल है कि वो वोट कास्ट कर सके। निहाल हाशमी साहब, इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। माजी में वो कास्ट करते रहे, वो पाकिस्तान आए, अपने वोटर जिस तरह से आम पाकिस्तानी वोट कास्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि पार्लियामान के ज्वाइंट सेशन से बिल मंजूर करा लेंगे तो उसके बाद ईवीएम इंट्रोड्यूस हो जाएगी नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर। इस हवाले से आपका लीगल ओपिनियन क्या है सर? हुकूमत तो मुसर है कि 2023 के इंतखाबात इसी से होंगे। ये है कि आप ड्यू प्रोसेस देखिए, ईवीएम आप लाने के लिए आपको ड्यू प्रोसेस सबसे पहले आप कौमी असेंबली में भेजें। मैं सब कौमी लॉ के कमेटी में रहा हूं। आपके जो वेट होता है, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। साहब, ये बिल नेशनल असेंबली के अंदर तो गया, नेशनल असेंबली में तो हुकूमत के पास मेजॉरिटी भी है। देखिए सेनेट में नहीं है तो ऑब्वियसली वो सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे और पार्लियामान का मुश्तरका इजलास के अंदर उसको बिल को मंजूर करा लेंगे। हुकूमत के लिए तो इट्स अ पीस ऑफ केक। ये हम चलने नहीं देंगे। देखिए पाकिस्तान के वारिस 22 करोड़ लोग हैं और पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी है जो आज धांधली के वजह से बाहर भी है, वो भी उतनी ही वोटर है, उतनी बड़ी स्टेक होल्डर है जितनी बड़ी ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। कानून साजी कराना, पार्लियामान से कानून साजी कराना हुकूमत के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अभी ईवीएम के मामले पर अगर ज्वाइंट सेशन में ये बिल मंजूर हो जाता है तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा हाशमी साहब? हम इसको बाइकआउट करेंगे। हम रद्द कर चुके हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम रद्द कर चुकी है। आप मीडिया ने रद्द किया है, सिविल सोसाइटी ने किया है, वकला ने किया है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने किया है, इंटरनेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने रद्द किया है। हर इंतखाब के बाद धांधली का इल्जाम लगता है, शोर मचता है। आपने भी 2018 में कहा था कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, धांधली के जरिए से आएगी, तो इस मामले को तो खत्म होना चाहिए। इस वक्त तो हमारा सबसे बड़ा सियासी मसला यही है। नेशनल ऑब्जर्वर्स ने कहा। आप मुझे बताइए, एटीएस बैठ गया था कि नहीं? जस्टिस रजा मोहम्मद खान ने रात के 3 बजे आके ये कहा था कि नहीं कि मैं बेबस हो गया हूं, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, और 2 बजे रात के बाद सारे रिजल्ट्स को चेंज कर दिया गया। आप देखें हमारे जो वोट रद्द हुए उसकी मार्जिन देख ले और जीतने वाले की मार्जिन देख ले। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे आलमी सतह पर नुमाइंदगी जग हसाई क्यों बन गई, बड़ा मामला, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पार्लियामानी कमेटी में कश्मीर के चेयरमैन शहरयार अफरीदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत की गरज से इन दिनों अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं। उनके दौरे का मकसद मकबूजा कश्मीर में इंडियन हुकूमत के जंगी जराइम के बारे में आगाही फैलाना है, जिसके लिए वो अमरीकी कांग्रेस के अरकान और कश्मीर के हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद के साथ मुलाकातें करेंगे। लेकिन शहरयार अफरीदी का दौरा इस वक्त मुल्क में मुतनाज़ बन चुका है, ज़ेर बहस है। शहरयार अफरीदी जो ही एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें मामूल के मुताबिक सेकंड स्कैनिंग के लिए रोका गया तो सोशल मीडिया पर जैसे एक तूफान सा बरपा हो गया। शहरयार अफरीदी के खिलाफ इस कार्रवाई पर तनाज़ा खड़ा हुआ। दफ्तर खारजा ने वजाहत की, मगर उनके मुखालिफ तालियां बजाते रहे। ऐसे ही रवैया आपको याद होगा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की स्क्रीनिंग के दौरान भी देखा गया था, जब वो अमरीका पहुंचे थे। दोनों मामलात के अंदर आधा सच लेकर खूब शोर मचाया गया और फिर हमारे हमसाया मुल्क भारत ने हमेशा की तरह तमाशा लगाया। मुल्क की सियासत में कौम और सियासी कारकुनान इस इंतजार में होते हैं कि मुखालिफ पार्टी के किसी भी फर्द की कोई खामी नजर आए और मिर्च मसाला लगाकर ऐसा तमाशा लगाया जाए कि पूरे मुल्क का वकार मजरू हो जाए। लेकिन शहरयार अफरीदी इस वाक़े के बाद खबरों की जीनत बनने के लिए नए मौके की तलाश में आ गए। ये वाक़या तो खत्म हो गया, इसके बाद एक और वाक़या हुआ। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसमें टाइम्स स्क्वायर पर चहलकदमी कर रहे थे। 6 मिनट 40 सेकंड की वीडियो में शहरयार अफरीदी ने अमरीकी निज़ाम पर खुलकर तनकीद की और वज़ीर आज़म इमरान खान की पनागाहों के तसव्वुर पर भरपूर लेक्चर दिया। पाकिस्तानी रवायात का हवाला देते हुए शहरयार अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तानी अपनी माओ बहनों को इज्जत देते हैं। ये जुमला अदा करते ही शहरयार अफरीदी की नज़र सामने सीढ़ियों पर बैठी खातून पर पड़ती है। उनकी जानिब इशारा करते हुए वो कहते हैं कि ये देखें, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। उनके लहजे से ऐसा लगता है जैसे उन्हें इन बेचारे अमरीकियों की कसम पुरसी पर तरस आ रहा है। शहरयार अफरीदी जब वहाँ पहुंचे, टाइम्स स्क्वायर का दौरा कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें मैनहट्टन है। वैसे तो शहरयार खान अफरीदी की वजह शोहरत यह है कि उन्होंने जान अल्लाह को देनी है, लेकिन अमेरिका पहुंचकर बनाई गई वीडियो मंजर आम पर आने के बाद ऐसा लगता है कि आज के बाद पार्लियामान की कश्मीर पर खुसूसी कमेटी के चेयरमैन इसलिए जाने जाएंगे कि वो अमेरिका के बेघर अफराद का दर्द बखूबी समझते हैं। जान वाकई अल्लाह को देनी होती है, हजरत इमाम हुसैन की तरह, और कुछ लोगों ने जान देनी होती है शिमर
और फिरौन की तरह शहरयार कुछ साहब लोग उन्होंने अल्लाह कहा के आगे कि झुकते हैं, कुछ बुत परस्ती करते हैं ओहदों की। ये वक्त बताएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम चेयरमैन कश्मीर कमेटी, आप तो कश्मीरी बेटियों का दर्द बांटने के लिए अमेरिका गए थे, आपने जान अल्लाह को देनी है, तो हुजूर कुछ तरस खाकर कुछ दर्द 70 बरस से भारतीय जबर सहती कश्मीरी बहनों बेटियों का भी बयान कर दें। महीनों से पाबंदे सलासल आसिया इंदिराबी के बारे में भी कोई लफ्ज़ बयान करते हैं, आपके लबों को जुम्बिश मिलती। शहरयार आफरीदी साहब, कश्मीर की बेटियां अब सवाल कर रही हैं कि जिन्हें गोलियों से मार दिया गया वो तो कब्रों में ही मौजूद हैं, लेकिन जो माओ के आंचल तले नींद में थे और फिर गायब कर दिए गए, आखिर वो कहाँ हैं? मोहतरम चेयरमैन कश्मीर कमेटी, स्टाइलिश शेव और महंगी टी शर्ट ज़ेबे तन करके न्यूयॉर्क के पोश एरिया का दर्द बयान करने की बजाय श्रीनगर में दरीदा आंचल और जख्मी बदन कश्मीर की बेटी का दर्द बयान करते तो शायद कौम का सर भी फख्र से बुलंद हो जाता। वजीर ममलिकत ने इस बारे में भी कोशिश की। अमरीकी मेंबरान कांग्रेस टॉम साथ तकरीब में शिरकत हुई, लेकिन इस तकरीब में भी एक मुतनाज़ स्टेटमेंट दे दिया, जिसके बाद काफ़ी बात हो रही है, इस पर काफ़ी बहस भी चल रही है। इस हवाले से क्या मंजर देखने में आया, जरा वो भी आपके सामने रखता है। Those martyrs who have sacrificed their lives for this country, for the Kashmir cause and for Pakistan, and even the martyrs of Afghanistan, Palestine, everyone, 1 minute silence please. And the Uyghurs in China. Absolutely, all of them. The Uyghurs in China. Everyone, all of them. 9/11, every single society on the face of the earth who have sacrificed their loved ones, 1 minute silence for all. शहरयार आफरीदी जान अल्लाह को देनी है के अलावा दीगर मुतनाज़ बयानात में भी मशहूर रहे हैं। सऊदी अरब के खिलाफ बयान के बाद तो उनकी वजारत जाते जाते बची। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इब्तदाई में बयान था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की तज़लील की जाती है, उनकी तनख्वाहें भी कम हैं, एक बैरक में 15 बंदों की जगह है, लेकिन वहां पर 200 लोगों को रखा जाता है। ये मेरे पाकिस्तानियों की तज़लील है, हम सऊदिया को इज्जत दें, लेकिन सऊदी अरब से कहेंगे कि अपनियों को भी गले से लगाओ। इस हवाले से वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। और हम ये कहेंगे कि सऊदी में, अरबी ममालिक में जो पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक है, जो जेलों में डाला जाता है, जो उनको तनख्वाहें नहीं देती, जिनके साथ ज्यादती होती है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताएं, हम इस पे बहुत सख्त नाराज हैं, ये खत्म होना चाहिए। एक बैरक में 15 बंदों की जगह वहां पे 200 बंदे रखे हैं। ये मेरे पाकिस्तानियों के साथ क्यों तस्वीर है? गोरों को तो कोई देखता ही नहीं है। मोहतरम शहरयार आफरीदी, अगर आप सऊदी अरब के खिलाफ बयान देने के बाद इसके असरात को समझते तो आज अमेरिका में खड़े होकर वहां के माशरे पर तनकीद ना करते। तब आप वजीर ममलिकत बराए दाखिला थे, यकीनन उस वक्त आपने पाकिस्तानी शहरियों का मुकदमा पेश करने के लिए ऐसा कहा था, मगर अब आप मसला कश्मीर पर लॉबिंग के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। आपका हर कदम मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए होना चाहिए, ना कि आप खबरों में रहने के लिए मुतनाज़े तरह के बयानात और मुतनाज़ इक़दाम करते रहे। बरकैफ ये भी एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी जारी करते हुए शरह सूद में इजाफा कर दिया है। शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर अगले 2 माह के लिए 7.25% कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने नोट किया है कि माशी बहाली की रफ्तार तवक्कुओं से ज्यादा बढ़ी, अजनास की आलमी कीमतें और दरामदात बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक जून से साल दर साल महंगाई कम हुई, करंट अकाउंट डेफिसिट पर रद्दोबदल का बोझ रुपए की कदर पर पड़ा है और रवा माली साल नमू 4.5% पेशगोई की बालाई हद में रहने का इम्कान है। सवाल यह है कि क्या नई मॉनेटरी पॉलिसी करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने में मुआविन साबित होगी? क्या मॉनेटरी पॉलिसी रुपए की कदर को मुस्तहकम रख पाएगी? सवाल तो यह भी है कि शरह सूद में इजाफे के मकासद क्या हैं? क्या शरह सूद बढ़ाने से हुकूमत को माली फायदा होगा? क्या नई मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई का नया तूफान लाएगी या महंगाई का जिन काबू करने में मददगार साबित होगी? इन तमाम तर सवालात का जवाब लेंगे। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी मुशफ़ाक़ हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है इंटरेस्ट रेट में, क्या ये इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको मजीद स्मूथ कर सकेगा, उसमें डिसिप्लिन ला पाएगा? देखिए, मेरे नज़दीक ये जो है डैमेजिंग पाकिस्तान इकोनॉमी फेज़ 2 शुरू हो चुका है। फेज़ 1 शुरू हुआ था अगस्त 2018 से लेकर और ये फरवरी 2020 तक ये था, और जिसमें आपने देखा था कि डिस्काउंट रेट को 6% से बढ़ाकर
13.25 पे ले गए थे और डॉलर को डिवैल्यू करके 121.5 से हम 166 पे ले गए थे। उसके बाद आ गया था पैंडमिक, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम IMF का सस्पेंड रहा और उसके साथ ये मार धाड़ जो IMF के प्रोग्राम में होता है वो भी सस्पेंडेड था। हमारे प्राइवेट सेक्टर में एक ज़रा कॉन्फिडेंस भी आ गई थी और मईशत ठीक डायरेक्शन में चलनी शुरू हो गई थी। ये फेज़ 2 जो है शुरू हुआ है मई 2021 से, मई सेकेंड मई 2021 से, कि जब हमारा एक्सचेंज रेट 152 था, वहाँ से बढ़ाते बढ़ाते 170 के करीब ले गए और अब जो है इंटरेस्ट रेट की बारी है, 7 से 7.25 हुआ है। इंशाल्लाह फेज़ 2 जो है डैमेजिंग पाकिस्तान इकॉनमी फेज़ 2, ये भी सिलसिला जारी रहेगा और ये तैयारी हो रही है पाकिस्तान को अगले IMF प्रोग्राम की तरफ लेके जाने की। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं और फेज 1 आप उसको कह रहे हैं व्हेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट टुक ओवर, यानी अगस्त 2018 से लेके उसके बाद से। आपकी बात ठीक है कि इंटरेस्ट रेट 13% से ऊपर चला गया था, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का जो सूरत हाल था, जितने इंपोर्ट्स बढ़ रही थी, एक्सचेंज रेट बैलेंस करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था सेंट्रल बैंक के लिए। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इनके पास ऑल्टरनेटिव क्या था? अगर ये 25 बेसिस पॉइंट जो ऑल्दो बड़ा मीगर है इस वक्त, इसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव था डॉक्टर साहब? देखिए बात यह है कि जो स्टेट बैंक में जो भी होते हैं, गवर्नर होंगे या इनका स्टाफ होगा, वो हाथ में बैत करते हैं शिकागो स्कूल के कि एवरीथिंग इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इसी इकोनॉमिक्स की लिटरेचर में जो शिकागो स्कूल को बिलीव नहीं करते हैं, किसी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के हैं, उनके नज़दीक इंपोर्ट को कर्व करने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर होता तो मैं ये करता कि मैं 10 से 12 आइटम देखता कि विच इज़ द फास्ट मूविंग आइटम और वो नॉन एसेंशियल है। अगर साल 2 साल के लिए उस पर पाबंदी लगा दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई पाकिस्तान में क़यामत नहीं टूटेगी, तो मैं वो करता। अब इस सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है, ग्रोथ साइड के ऊपर कितना प्रेशर आएगा? अब GDP जो अभी तो बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, अब क्या होगा? देखिए दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ना, अभी तो शुरुआत है। ये ग्रोथ भूल जाए, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आप ग्रोथ को भूल जाए। तो इसका मतलब तो ये है कि एक्सपोर्ट साइड पर भी ब्रेक लग जाएगी, जहां इंपोर्ट्स कर्टेल होंगी वहां एक्सपोर्ट साइड के ऊपर भी प्रेशर आएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप एक आइटम बेच रहे थे, पिछले साल आपने 20 आइटम बेचा है और 20 आइटम को बेचकर आपने $200 आपने कमा लिए। इस साल आपने 15 आइटम बेचा है 20 के बजाय, लेकिन प्राइस जो है उसकी बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो 200 से 225 हो गया, आपको डॉलर में मिल गया। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्राइस इफेक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी इफेक्ट। इन फैक्ट क्वांटिटी हमने कम बेचे हैं बाहर में, तो इसमें रज़ाक दाऊद साहब का या उनके मिनिस्टर का क्या कमाल है यार? ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्टली ये बताइएगा कि अब अगर थोड़ा कॉमनर की बात कर लें तो कंज्यूमर साइड के ऊपर क्या देख रहे हैं आप? मतलब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, मॉर्गेजेस, अब लोगों को पैसे मिल रहे हैं, जो कर्ज स्कीम है, कंज्यूमर साइड के ऊपर फिर महंगाई जो है, कितना इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं आप? ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन जो डिवैल्यूएशन है वो बाय डेफिनेशन इन्फ्लेशनरी होता है, और जब आप डिस्काउंट रेट को बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के केस में जो एम्पिरिकल एविडेंस है वो ये कहता है कि 1% इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट increases inflation by 1.3%. Increases, not decreases. तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि इन्फ्लेशन को आप बढ़ा सकते हैं। डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डॉक्टर अशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि बच्चों की जान से ज़्यादा इलाके के मसाइल क्यों अहम हैं। इंपॉर्टेंट मामला है, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब आज आपके सामने पोलियो मरज़ का शिकार पाकिस्तानी बच्चों का मुकदमा लेकर आए। ज़िंदगी की दौड़ में घुटनों के बल चलते मासूम फूल, जिनकी शाखें मुरझा गई हैं, जिनके तने पोलियो के बायस हिलने से कासिर हैं, मीर रियासत ये मासूम बच्चे शिकवा कुना हैं।
माशरे के खिलाफ, अपने वालिदैन के खिलाफ, अमूमी जहनीत के खिलाफ, मगर उन्हें दुख है कि रियासत इन तमाम अनासिर के खिलाफ अमली इकदाम नहीं उठा रही है। मेरी रियासत इन्हीं बच्चों के शिकवे के साथ एक वीडियो भी आपके सामने रखते हैं, आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त है क्या। हमारे गैस, बिजली और दीगर मसाइल को हल नहीं करते, उस टाइम तक हम पोलियो से मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे। मेरी डीसी साहब से, एसी साहब से, डीसी साहब से और कमिश्नर कोहाट से, वज़ीर आला साहब से और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से यही मुतालबा है कि हमारे मुतालबात को जल्द अज जल्द मनवा लिए जाएं और हमें अपने हुकूक दिए जाएं। जब तक हमें अपने हुकूक नहीं मिलते, उस वक्त तक हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। ये गुफ्तगू आपने सुनी है। इस तरह के अनासर बज़ाहिर परसेप्शन ये है कि रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं कि अपने बच्चों को तब तक पोलियो के कतरे नहीं पिलवाएंगे जब तक उनके इलाके में गैस के मसाइल, बिजली के मसाइल, पानी के मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। यानी बेशक अपाहज हो जाएं, बच्चे हाथ पाँव से माजूर हो जाएं, नाबीना हो जाएं, कुछ भी खुदा ना खास्ता, लेकिन उनके इलाके के गैस के मसाइल हल होने चाहिए। इस परसेप्शन को, इस थॉट को, इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और फिर पोलियो वर्कर्स जो जाते हैं घर घर, उनके साथ पुलिस एहलकार होते हैं, उनको भी मार दिया जाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। मेरी रियासत आपके दर पर दस्तक देने का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।